का सच ये है कि औरतों को ना सर्विसेज देता है वो वाले। ये जिगोलो का सच ये है कि औरतों को ना सर्विसेज देता है वो वाले। ये वो भटकी हुई बच्ची की आजकल बड़ा शौक चल रहा है। आज के जमाने में भोला मतलब चुगत। हीरो जैसी बॉडी और वो क्या एप्स खुला दिखाने का मतलब ये है कि हम कह रहे हैं कि हमारी बॉडी ऐसी है तो आप आमंत्रित हैं। ये सब उसने मुझे बताया कि मैं ऐसे जा रहा हूँ, अब मेरी शादी है। मैंने कहा तो अब क्या दिक्कत हुई, तुमने तो लाखों रुपए कमा लिए, अब क्या दिक्कत है? बोले लाखों नहीं, मैंने 50 लाख रुपए कमाए। फिर ये पैसा और तुम उसे दे रहे हो खुशी। सोचिए आप। लेकिन मैं थक गया हूँ। मुझे एक के पास भेजा गया, उसने कहा तुम तो बड़े डैशिंग हो, अब मेरी फ्रेंड भी है तो उसका पति बाहर रहता है। तो आपने बताया हाँ। कि वो कहते हैं कि भाई मैं जाता हूँ और एक रात में कई महिलाओं के पास जाता हूँ, नहीं कि इतनी महिलाएं हैं जो इस तरह से बुला रही हैं। अमीर घर की लड़कियां लड़कों को हायर करके लेके जाती है एज ए प्ले बॉय। चलो हायर कर लो। मसाज पार्लर्स अगर आपने ध्यान किया वो यूनिसेक्स हो गए, लेकिन इससे अंदर का सच ये है कि पुरुषों की मसाज करेंगी लड़कियां और लड़के करेंगे लड़कियों औरतों की मसाज। पहले उन्होंने खोला और किन्हीं एक पुलिस वाले को फंसाया, फिर वो उनकी वीडियो वायरल हुई और वो उनका स्पा सेंटर बंद हुआ। सेक्स टूरिज्म की सच्चाई क्या है? देखिए ये सबसे खतरनाक एक सेक्स ट्रेड का सबसे खतरनाक रूप है। तो उसने खींच के एक दूसरे बच्चे को दूसरी औरत लाई और उसने ऐसे उसकी करके पैंट उतारी। वो बच्चा लहूलुहान था। तब उन बच्चों ने बताया कि हमारे साथ ऐसे करते थे रात को, और मतलब हमें एक दवाई भी देते थे कि इसे खा लो, दर्द नहीं होने का है, कुछ लगाने के लिए देते थे उसके बाद। और ये हर दिन हुआ। और दो वो जो बड़े बड़े थे वो भाग गए, वो 14-15 साल के थे, वो भाग लड़के गए। थे? लड़के ही, लड़कियों से मतलब नहीं है सेक्स टूरिज्म में। अच्छा हाँ, ये छोटे बच्चे, मतलब अब लक्ष्य सेक्स इंडस्ट्री का छोटे बच्चों की तरफ हो गया है। चला नहीं जा रहा था बच्चों से, इस हालत में थे। बहुत बार डॉक्टर ने कहा कि मल्टीपल इनके साथ सेक्स हुआ है, कितनी बार एक दिन में। वो जो कंडीशन थी ना उन बच्चों की, अगर आप देखें डर रहे थे हर आदमी को देख, मतलब मर्दों को देख के डर रहे थे बच्चे। हजारों बार हमने ये कहा रेड लाइट एरियाज के लिए कि भैया इनके आधार कार्ड वोटर कार्ड इनके भी तो बनाओ, नहीं बने, फिर हमको झूठ बोल बोल के बनवाने पड़े। उनके अंतिम संस्कार छिपा के होते हैं। मैडम आप क्या बात कर रही हो? अंतिम संस्कार नहीं हो पाते उनके ढंग से। कोई तैयार नहीं होता कि किस जगह करें उनका, अगर ये खुल जाए कि ये कौन महिला थी। 2027 के चुनाव होने जा रहे हैं, आप विश्व गुरु का डंका बजा रहे हैं। देखो आके दिल्ली में रेड लाइट एरिया है कितना बड़ा, दिखता है आपको? तब उसने बताया कि उस पर मतलब थोड़े अश्लील से कपड़े पहन के बैठो रात को और वो कहेंगे। What should we call her, sir? इसकी माँ का नाम जानकी था, हम इसे सीता बुलावेंगे। एक कहानी सुनाती हूँ। एक राक्षस था, घमंड उसका शस्त्र था, वो धोखे से राज करता था। आज के हमारे पॉडकास्ट में अतुल शर्मा जी एक बार फिर से हमारी मेहमान हैं। हमने जब पिछली बार इनसे बातचीत की थी अपने पॉडकास्ट में, तो समाज का एक ऐसा चेहरा हमारे सामने आया था जिसकी के बारे में शायद कल्पना करना भी मुश्किल है। लेकिन आज जो हमारे साथ बातचीत करेंगी उसके बारे में तो कह सकते हैं कि शायद हम सोच भी नहीं पाते, इमेजिन नहीं कर पाते और कल्पना भी नहीं कर पाते, क्योंकि हमने कभी उसके बारे में ना सुना है ना कभी देखा है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी सेक्स इंडस्ट्री की जिसमें सिर्फ लड़कियां नहीं बल्कि लड़कों की डिमांड ज़्यादा है। हम जिगीलो की बात करेंगे कि कैसे आज के जो हमारा मॉडर्न टाइम है इसमें जिस तरीके से लड़कियों को सेक्स स्लेव या फिर सेक्स ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल किया जाता है, लड़कों का भी वैसे इस्तेमाल हो रहा है। साथ ही साथ जो इतने सारे स्पाज सेंटर खुले हुए हैं उनकी रियलिटी क्या है, इस बारे में भी वो हमें बताएंगी। तो मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। और जी, हम चाहते हैं कि जो हमारा पिछला पॉडकास्ट था वो काफ़ी लोगों ने पसंद आया, उनको सराहाया काफ़ी, कि जिस तरह की जो एक कहते हैं ना कि समाज की जो एक घिनौनी सच्चाई है जिसको कि ज़्यादातर लोग नहीं जानते हैं, उसके बारे में आपने बताया।
आई ओपनिंग सेशन था वो हमारा। और जब आपसे बातचीत हुई हमारी तो आपने बताया कि ये एक आधा सच है। जो आधा सच है वो ये है कि जिस तरीके से लड़कियों को सेक्स इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है, बेशक नंबर उतना ना हो, तादाद उतना हो, लेकिन लड़के भी इसमें पीछे नहीं हैं। तो अब इसका सच क्या है? लड़के किस तरीके से लड़कों को जो है सेक्स ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ किया जा रहा है? देखिए, मैंने अभी पिछले कई जगह पे ये बात की कि मेल प्रोस्टिट्यूट भी हैं। हालांकि लोगों को एतराज़ हुआ कि ऐसा नहीं जी। लेकिन जिगोलो शब्द कहाँ से आया? कहीं कुछ सच्चाई आग होती है तो तभी धुआं उठता है। और जिगोलो की मैं अगर आपसे सच्चाई की बात करूं तो ये वो बच्चे हैं जिन्हें मैं राह भटका हुआ कहती हूँ। तमाम चीज़ें, चाहे वो ज़बरदस्ती की शिकार रही हों, जिसकी पहले एपिसोड में मैंने आपसे बात की, देह जीवा हैं ये। हम सेक्स को व्यापार इसलिए मान के चल रहे हैं, इस समय मैं तो इसको बिल्कुल ट्रेड मान रही हूँ। सेक्स ट्रेड है ये इसलिए है कि कानूनन हमें एक जो ज़बान में कहा जाएगा तो ये कहा जाएगा जिस चीज़ से हम अपने श्रम से पैसा ले लें, अपने शारीरिक श्रम का पैसा ले लें, वो तुरंत हमारा व्यवसाय हो जाता है। मान लीजिए हम घर में खाना बना रहे हैं, उसका पैसा नहीं ले रहे, वो हमारा काम है, हमारा घरेलू काम। लेकिन उसी के लिए अगर कोई मेड हमारे यहाँ आती है और वो उसका पैसा लेती है तो वो उसका व्यवसाय है, उससे वो जी रही है। तो मैं इन्हें देह जीवाएँ कहती हूँ। और जिगोलो का सच ये है कि ये वो भटके हुए बच्चे कि आजकल बड़ा शौक चल रहा है हीरो जैसी बॉडी और वो क्या एब्स निकालने और बड़ी मतलब अपने आप को दिखाना कि अब 50 साल की उम्र में भी हम कितने जवान दिखते हैं, भले फेस पे हमारे रिंकल्स आ रहे हों, लेकिन वो बॉडी दिखनी चाहिए। आखिर क्यों बॉडी दिखनी चाहिए? सवाल तो ये खड़ा होता है, क्यों? आप क्यों ऐसी बॉडी दिखा के क्या कहना चाहते हैं? भाई 1% आप ये कहना चाहते हैं, इसका मतलब आप किसी को रिझाना चाहते हैं। हम किसी भी चीज़ को खूबसूरत तभी बनाएंगे ना। मान लो मैं अपने आप को ये ऐसे करूं कि मैं अच्छा सा बढ़िया सा लगूं, अच्छी लगूं, तो इसलिए कि मेरा परिवार को मुझे अच्छी, बाहर निकलूं तो लोग कहें कि अच्छी लग रही हैं, मतलब सौम्य लगूं मैं अगर, तो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, उस तरह की मैं ड्रेसिंग सेंस रखूँगी उस तरह का। लेकिन मैं अपनी बॉडी को खुला क्यों दिखाऊँगी? लड़का हो या लड़की, खुला दिखाने का मतलब ये है कि हम कह रहे हैं कि हमारी बॉडी ऐसी है तो आप आमंत्रित हैं, चाहे वो खिड़की पे झांकती हुई लड़कियां हों या ये देह जीवा, ये जिगोलोज हों। हालांकि इतनी मानसिकता खराब है कि मुझे इंस्टा पे मेरे पूछते हैं कि मैम हमको भी दो ऐसी आंटी का नंबर, हम भी जिगोलो बनना चाहते हैं। कितना घटिया सोच, हम कहाँ जा रहे हैं पता नहीं। तो जिगोलो का देखिए, पहले मैं स्पा सेंटर पे आती हूँ, स्पा में जाने का हमको पड़ा है, जिम में जाने का हमको बहुत ज़्यादा हो गया। महिलाएं भी जाती हैं, उम्र दराज महिलाएं भी जाती हैं आजकल। वो एक मशीन है जिससे ऐसे ऐसे घूमते हैं कि जिससे पोछा लगा रहे हों। आप घर में पोछा नहीं लगाएंगी, सॉरी टू से, पर आप घर में पोछा नहीं लगाएंगी, वो आपकी बेइज्जती हो जाएगी। लेकिन आप स्पा में जाके ये काम करेंगी, जिम में जाके करेंगी। चलिए ठीक है, वहाँ तक भी समझ में आता है। स्पा की जहाँ तक बात है कि आप कटी स्नान कर रहे हैं, आप वाश पे स्नान कर रहे हैं, ये सब स्पा है। जिनके पास पैसा है वो तो घर में भी जकोजी बना रहे हैं, है ना। और जिनके पास पैसा है वो जिम और स्पा में भी जा रहे हैं। मिडिल क्लास का आदमी तो नहीं जा सकता, उसके पास इतना है ही नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा शादी ब्याह के टाइम पे लड़का लड़की चले गए, थोड़ा फेशियल वेशियल करा के, ब्यूटी पार्लर में करा लिया, कुछ बॉडी का मसाज वसाज हो गया। लेकिन एक ऐसा वर्ग तैयार किया जा रहा है इन जिम और मसाज पार्लर्स के ज़रिए। मसाज पार्लर्स अगर आपने ध्यान किया वो यूनिसेक्स हो गए हैं, है ना, मतलब कंबाइंड हैं। आप महिला हैं, वो भी अगर पार्लर मसाज जाना चाहती, मसाज कराना चाहती हैं तो आ जाएं, आमंत्रित हैं। पुरुष हैं तो वो भी करा सकते हैं। लेकिन इससे अंदर का सच ये है कि पुरुषों की मसाज करेंगी लड़कियां और लड़के करेंगे लड़कियों, औरतों की मसाज। ये आग पानी जैसा रिश्ता है। ना चाहते हुए भी आपकी जो इमोशंस हैं वो आएंगी बाहर। अब उसके बाद आपको एक वो दिया जाता है कि पैसा कमाना चाहोगे तो बढ़िया बॉडी वॉडी बन गई, हाँ जी कमाना चाहेंगे, अगर मिलता है तो बढ़िया है, करेंगे। बोले ठीक है, वहाँ एक आंटी हैं और चले जाओ, और रात का 25 से 30 हज़ार 50 हज़ार तक भी, वो तुम पर डिपेंड करता है। तुम उनको कितना सेटिस्फाई करते हो ये तुम पर डिपेंड करता है कि तुम कितने पैसे, हमारा इतना परसेंटेज है। चलिए हो गया। अब वो जाता है वहाँ, मुझे शर्म आती है कहने में, क्योंकि मैं भी एक उम्रदराज महिला हूँ। 60-65 साल की उम्र की महिला है, 50 साल की उम्र में 50 प्लस की है,
और उसके सामने एक 25 प्लस का बच्चा है जो उसके बेटे जैसी उम्र का है, उसके पोते जैसी उम्र का भी हो सकता है, और आपको उसके सामने अपने आप को एक्सपोज करने में जरा भी लिहाज नहीं आ रही है। किस संस्कृति में जी रहे हैं हम? लोग हमें फॉलो करने के लिए विदेशों से आ रहे हैं और हरे राम हरे कृष्ण संकीर्तन कर रहे हैं, और आप वो ऐसा तो बुरा मुझे नहीं लगता वहाँ भी होता हो। कोई स्वेच्छा से किसी के साथ रिश्ता है तो जब बड़े उम्र छोटा वो अलग बात है, लेकिन स्पेशली ये सर्विस प्रोवाइड करने के लिए आप जा रहे हो तो इससे बुरा तो कुछ हो नहीं सकता। और जी वो लड़के हैं, और जब मेरे पास एक बच्चा, आप लोग पूछते हैं कि आपको कैसे पता, बिल्कुल है ना। मेरे पास एक लड़का था, देखिए मैं अपने शहर की पहले बात कर रही हूँ क्योंकि मेरा छोटा शहर है और स्वाभाविक है। हाँ, बड़े शहर में भी, अगर दिल्ली जैसे शहर में भी है, कोई ऐसे एरियाज में काम करता है तो उसको 200-400 लोग तो जानते हैं। मेरा तो शहर ही 200-400 जैसा है। अब बाहर भले ही बढ़ रहा है, लेकिन अंदर तो हम एक परकोटे में हैं, एक 9 दरवाज़ों के बीच घिरा हुआ शहर है। उस 9 दरवाजे से हर आदमी क्रॉस करता है, हर किसी को एक दूसरे का पता है। तो वो कोई बच्चा मेरे पास आता है और मुझे लगा उसके हाव भाव से कि ये कुछ कहना चाहता है, पर मेरे शायद स्टाफ की वजह से कह नहीं पा रहा। मैंने कहा अकेले में बात करोगे? हाँ जी। मैं ज़्यादा से ज़्यादा इतना सोच था कि किसी से अफेयर होगा, नज़दीकी रिश्ते में होगा, अब ये चाहता होगा कि मैं इसके पेरेंट्स को बात करूं। कर लेती हूँ मैं ऐसे में भी बात, मना नहीं करती हूँ तो, लेकिन वो तो शॉकिंग था जो उसने मुझसे बात की। ये सब उसने मुझे बताया कि मैं ऐसे जा रहा हूँ, अब मेरी शादी है। मैंने कहा तो अब क्या दिक्कत हुई, तुमने तो लाखों रुपये कमा लिए, अब क्या दिक्कत है? बोले लाखों नहीं, मैंने 50 लाख रुपये कमाए, सोचिए आप। लेकिन मैं थक गया हूँ, मैं बॉडी से थक गया हूँ, मन से थक गया हूँ, और सबसे कहूँ तो भावनाओं से थक गया हूँ। मेरे पास अब कुछ नहीं है। दिखने में तो अच्छे खासे लग रहे हो। बोले जी ये अच्छा खासा होना ही मेरा सबसे बड़ा दुर्भाग्य आज हो गया है, क्योंकि अब वो मेरी शादी नहीं होने दे, मेरी शादी नज़दीक है, वो मेरी शादी नहीं होने दे रही हैं। मैंने कहा दे रही हैं मतलब सिंगुलर या प्लूरल? बोले जी प्लूरल है। ये क्या बात हुई? बोली एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक हुआ। मुझे एक के पास भेजा गया, उसने कहा तुम तो बड़े डैशिंग हो, अब मेरी फ्रेंड भी है, तो उसका पति बाहर रहता है, 3-3, 4-4 महीने नहीं आता है, पैसे की था नहीं उन लोगों के पास। वहाँ भी मैं चला गया, मुंह मांगा पैसा मिलता गया, और घर वालों को भी दिखता रहा बढ़िया पैसा। किसी ने पूछा ही नहीं क्या काम करते हो, पूछा ही नहीं। ऐसे कैसे है? पूछा ही नहीं। बोले नाइट ड्यूटी में, अब मेरा प्रमोशन हो गया, अब मेरा ये हो गया, अब ये चीज़ है। कुछ तो झूठ बोला होगा। कुछ झूठ बोला होगा। अभी मेरे रिश्ते एक से एक अच्छे आए, अब मेरा शादी होने वाली है तो नहीं होने दे रही हैं। मेरी शादी करे, शर्त ये है कि हमारे यहाँ हर रात आएगा। मैं डेली 3 से 4 महिलाओं के पास जाता हूँ। कैसे? औरत के लिए तो ये संभव है, मर्द के लिए कैसे संभव है? बोले उसके लिए मुझे गोलियाँ खानी पड़ती हैं, और उससे मैं अंदर से टूट गया हूँ। मुझे अब हर वक्त ऐसा रहता है कि जैसे खोखला हो गया हूँ, मुझे कोई दम नहीं है। मैं बहुत सारी डाइट्स ले रहा हूँ, तरह तरह की डाइट्स ले रहा हूँ, वैसे भी खा रहा हूँ बहुत, मतलब ड्राई फ्रूट्स भी और दूसरी चीज़ें भी, लेकिन मुझे अंदर से खालीपन मेरा दूर नहीं हो रहा। मैंने कहा ये मुझे समझ नहीं आ रही, पता नहीं क्यों मुझे नहीं आ रहा नहीं था मुझे। बोले जी मैं इतना ज़्यादा, मैं स्पेशली क्या कहूँ, आप बड़ी हैं। मैंने फिर मुझे बहुत तेज़ गुस्सा आया। मैंने कहा मैं बड़ी हूँ और जिन बड़ी औरतों के पास तू जा रहा है, मुझसे ये बात कहने में शर्म आ रही है। तो उसने कहा अब क्या कहूँ मैं, वो औरतें मुझे निकलने नहीं दे रही उससे। वो कह रही हैं कि लिख के दो कि हर रात हमारे पास आओगे जैसे आते रहे। तो मैं अपने परिवार में क्या जवाब दूंगा अब? मैंने कहा जैसे नाइट शिफ्ट कहते हैं ऐसी रहना, कि ये शर्त तो मेरे माँ बाप ने पहले रख दी कि अब तक तो नाइट शिफ्ट की, अब नहीं करोगे। अब घर में एक बच्ची आ रही है, उसका देखभाल, उसकी सब चीज़ तुम उसी हिसाब से करोगे। और बहुत पैसा कमा लिया, छोड़ना चाहते हो ऐसी नौकरी को जो रात की तो छोड़ दो। वो ये कहते हैं। मैं ये भी कह रहा हूँ हाँ जी छोड़ दूंगा, पर मैं नहीं छोड़ रहा। मैंने कहा फिर मैं क्या करूँ इसमें, मुझे कोई रास्ता बताओ। मैंने कहा मूर्ख, रास्ता तो तेरे पास खुद है, क्योंकि तू ब्लैकमेल नहीं हो रहा उनसे, वो तेरे से ब्लैकमेल हो सकती हैं, क्योंकि वो बड़े घरों की औरतें हैं, उनके पास पैसा है, उनका रुतबा है, उनके पतियों की इज्जत है, इमेज है उनके परिवार की, उनके जवान बच्चे हैं। तू उन्हें कहा कि मैं तुम्हें करूँगा, अब तुम्हारी सब चीज़ दिखाऊंगा, मैं दुनिया भर में बताऊँगा, तुम्हारे नाम बताऊँगा कि कौन कौन है, और वीडियोज़ बनाऊँगा तुम्हारी। अब तक तो नहीं बनाई, लेकिन अब बनाऊँगा। अगर तुम मुझे बुलाओगी तो मेरी भी शर्त ये है कि मैं वीडियो बनाऊँगा अपने उन पलों की। क्योंकि तो भाग जाएंगी अपने आप। हो सकता है उसने ये किया हो, वो आया नहीं मेरे पास दोबारा, लेकिन मेरे कुछ वॉलंटियर्स ने बताया उसकी शादी हो गई। थैंक गॉड, मैं सोचती हूँ संतुष्टि हुई कि भाई बात खत्म हो गई। लेकिन बात तो हुई ना, बोलो तो है, वो एक अकेला ही नहीं होगा। मैंने उससे पूछा और भी, बोले मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन होंगे, क्योंकि सबकी पहचान एक दूसरे से छिपा के रखी गई होगी। नहीं बताया गया होगा कि भाई तुम इससे मत करना, तुम इससे, क्योंकि तुम्हारी आपस में बात होगी तो स्वाभाविक है बाहर जाएगी।
तो इतना कड़वा सच था कि पता नहीं वो अपनी फैमिली को कैसे एंटरटेन कर रहा होगा, लेकिन वो कह रहा था कि मैं तो इस लायक ही नहीं महसूस कर रहा कि मैं शादी करूँ, बिना गोली में रह नहीं सकता, बिना गोली किसी स्त्री के पास में नहीं जा सकता। अब मेरी ये स्थिति हो गई है। देखिए ना, ये इसमें एक और चीज़ है जो आपने बताया हाँ। कि वो कहते हैं कि भाई मैं जाता हूँ और एक रात में कई महिलाओं के पास जाता हूँ। हाँ। तो ये तो फिर अपने आप में एक बड़ा सवाल ये भी है ना कि इतनी महिलाएं हैं जो इस तरह से बुला रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जिनके पास पैसा है उसको, उनको देखिए उनकी लग्जरी दूसरे तरह की है, उनके पास ज्वेलरी है, उनके पास कपड़े हैं, मन पसंद सब चीज़ें मुँह से पहले निकलेगी उससे पहले हाजिर हैं, लेकिन उनके पास वो उनकी शारीरिक ज़रूरत पूरी नहीं है जिसकी हर औरत को और हर मर्द को ज़रूरत है। तो ये रास्ता निकाल लिया उन्होंने। मैं इसीलिए मैंने कहा आपसे शुरू में भी, ये सेक्स इंडस्ट्री स्थापित हो रही है धीरे धीरे भारत में, जो हमारा नहीं था। तो आपने बताया कि बेसिकली एक तो ये इस तरह की चीज़ें जो आती हैं नॉर्मली शुरू होती हैं, मतलब जो एक होने के लिए तो देखिए कहीं ना कहीं जिस तरीके से पूरा कुछ लोग होते हैं जो मिडिल मैन होते हैं जो इस तरह की चीज़ें करते हैं, लेकिन इसमें भी बहुत बड़ा रोल है आपके जो स्पा सेंटर्स हैं, जो मसाज सेंटर्स हैं, तो उसमें नॉर्मली जो मसाज सेंटर्स वगैरह भी हैं जिसमें रोज़ आप एडवर्टाइजमेंट देखते हैं अखबारों में, ऑनलाइन सब, तो उसकी जो एक रियलिटी होती है वो रियलिटी ये भी कहीं पर मैंने किसी ने मुझे बताया था, एक बार शेयर किया था कि उसमें एक हैप्पी एंडिंग वर्ड यूज़ करते हैं। ठीक है, इंडिया में है नहीं पता नहीं, लेकिन थाईलैंड वगैरह में होता है। उस हैप्पी एंडिंग का मतलब ही ये होता है कि पहले आप मसाज अपने क्लाइंट को मसाज दे रहे हैं और फिर आदमी अगर उससे ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो आप वो भी सर्विस प्रोवाइड करेंगे। तो एक तरह से तो कह सकते हैं कि जिस तरह के स्पा के नाम पे या फिर मसाज के नाम पे धंधा हो रहा है, कितना % नहीं, देखिए आए दिन, मैं तो अपने शहर की बात कर रही हूँ, मैं तो दूसरे की बात ही नहीं करती। मेरे शहर में आए दिन मसाज पार्लर्स पे छापे लग रहे हैं, आए दिन स्पा सेंटर्स पे छापे लग रहे हैं। क्यों? पहली बात तो तेजी से क्यों बाढ़ आई, समझ सकती हूँ मैं कि नोएडा और मेरठ और ऐसी जगह। जब भी हम देह व्यापार या सेक्स वर्क के बारे में बात करते हैं तो हमारे दिमाग में ना एक बहुत ही तयशुदा सी तस्वीर बनती है, मतलब कोई अंधेरी गली या कोई टिपिकल रेड लाइट एरिया। बिल्कुल वही पुरानी घिसी पिटी इमेज। हाँ, लेकिन आज की इस विस्तृत चर्चा में हम जो डेटा और रिसर्च अनपैक करने वाले हैं वो मतलब इन सारी धारणाओं को पूरी तरह से तोड़ कर रख देगा। सच में? क्या होगा अगर मैं कहूं कि इस वक्त दुनिया भर में इंटरनेट के पर्दे के पीछे, मतलब डिजिटल दुनिया में, हजारों पुरुष एस्कॉर्ट्स की एक पूरी की पूरी छिपी हुई अर्थव्यवस्था चल रही है। और वो भी है एक ऐसी अर्थव्यवस्था जो हर साल अरबों डॉलर की दवाइयाँ और खतरनाक रसायन निकल रही है। एग्जैक्टली। आज हमारा मिशन ही यही है कि हम इस डिजिटल देह व्यापार, इंसानी शरीर को अंदर से तबाह कर देने वाले फार्मास्यूटिकल बाजार और समाज के उस सबसे अमीर वर्ग के डरावने मनोविज्ञान को समझें, जो मतलब सब कुछ पा लेने के बाद भी एक अजीब सी शून्यता में जी रहे हैं। सही कहा। तो चलिए इस स्रोत सामग्री के आधार पर इस छुपी हुई दुनिया के तहखाने में चलते हैं। देखिए, अगर मैं इसे समझाऊं तो जो तस्वीर हम समाज की ऊपर से देखते हैं ना, वो किसी हाई एंड स्मार्टफोन की चमचमाती स्क्रीन जैसी है। सामने से सब कुछ बहुत ही साफ, सुव्यवस्थित और एकदम परफेक्ट दिखता है, लेकिन अगर आप उस फोन का बैक कवर खोलकर उसके सर्किट बोर्ड और उलझे हुए तारों को देखें तो असलियत बहुत डरावनी होती है। बिल्कुल। आज हमारे पास जो ग्लोबल सर्वे और मेडिकल रिपोर्ट्स हैं वे समाज का वही सर्किट बोर्ड दिखा रही हैं, और सच्चाई ये है कि ये सर्किट बहुत ही खतरनाक तरीके से ओवरहीट हो रहा है। तो चलिए शुरुआत इसी सर्किट की सबसे चौंकाने वाली वायरिंग से करते हैं। मतलब पारंपरिक रूप से हमने हमेशा यही माना है कि सेक्स वर्क मुख्य रूप से महिलाओं से जुड़ा है। हाँ, ये हमारी एक बहुत ही गहरी सामाजिक कंडीशनिंग है। लेकिन जो ग्लोबल एस्कॉर्ट सर्वे के आंकड़े मैंने इस रिपोर्ट में देखे वो लिटरली दिमाग हिला देने वाले हैं। मेक्सिको के आंकड़े ना? हाँ, मेक्सिको दुनिया में सबसे ऊपर है, जहां स्वतंत्र वेबसाइटों पर करीब 14,531 से अधिक पुरुष एस्कॉर्ट्स पंजीकृत हैं। और ये तो सिर्फ रजिस्टर्ड हैं। बिल्कुल। इसके बाद ब्राजील आता है 6,892 के साथ, फिर अमेरिका में लगभग 3,500 और यूके में भी करीब 3,000 पुरुष एस्कॉर्ट्स खुले तौर पर सक्रिय हैं। मेरा सवाल यह है कि मेक्सिको और ब्राजील का यह आंकड़ा इतना बड़ा क्यों है? इसके पीछे सीधा सा अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र काम कर रहा है। मेक्सिको और ब्राजील जैसे देशों में ना सेक्स टूरिज्म बहुत मजबूत है। अच्छा। हाँ, और वहाँ एक समानांतर अनौपचारिक अर्थव्यवस्था चलती है। वहाँ आर्थिक असमानता बहुत ज्यादा है और दूसरी तरफ पश्चिमी देशों से आने वाले पर्यटकों की भारी मांग है। तो ये सिर्फ गरीबी का मामला है? नहीं, कहानी सिर्फ गरीबी की नहीं है, यही तो ट्विस्ट है। अगर आप एशियाई देशों का ट्रेंड देखें तो तस्वीर और भी ज्यादा जटिल हो जाती है। वो कैसे है? वो बताता है कि वहाँ 46.5% पुरुष एस्कॉर्ट्स मुख्य रूप से महिलाओं
और कपल्स को अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अरे बाप रे, ये तो एक बहुत बड़ा शिफ्ट है ना? आमतौर पे तो यही माना जाता है कि ग्राहक सिर्फ पुरुष होते हैं। महिलाओं का इस तरह से सेवाओं की मांग करना, मतलब ये क्या दर्शाता है? ये सीधे तौर पर महिलाओं की बढ़ती आर्थिक स्वतंत्रता और समाज में बदलते पावर डायनामिक्स का नतीजा है। जो महिलाएं आर्थिक रूप से बहुत सशक्त हो गई हैं, लेकिन अपने करियर के दबाव के कारण पारंपरिक रिश्तों में समय या भावनाएं इन्वेस्ट नहीं कर सकती, वो बस पैसे दे रही हैं। बिल्कुल, वे ट्रांजैक्शनल इंटीमेसी खरीद रही हैं, यानी पैसे के बदले कुछ समय का साथ और शारीरिक संबंध। उन्हें किसी तरह की जवाबदेही नहीं चाहिए। और अगर हम भारत की बात करें तो जो डेटा सामने आया है वो इस बात का सबूत है कि हम लोग पूरी तरह से आंखें मूंद कर बैठे हैं। हाँ, नार्को की रिपोर्ट। बिल्कुल, भारत सरकार के राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन यानी नाको की रिपोर्ट कहती है कि देश में लगभग 3,51,020 पुरुष MSM यानी मेन हु हैव सेक्स विथ मेन श्रेणी के तहत आते हैं और उच्च स्वास्थ्य जोखिम के दायरे में हैं। और इनमें से एक बहुत बड़ा हिस्सा कमर्शियल सेक्स वर्क में है। सही बात है। और वो केरल वाला सर्वे तो और भी हैरान करता है। केरला स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी वाला। हाँ, KSCS का सर्वे। अकेले केरल में 13,331 सक्रिय पुरुष सेक्स वर्कर्स की पहचान की गई है। मतलब राष्ट्रीय स्तर पर यह अनुमान 2 लाख से बहुत ऊपर जाता है। देखिए, यहाँ ये समझना बहुत ज़रूरी है कि भारत जैसे देश में जहाँ बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है, वहाँ मेट्रो शहरों की अंधी दौड़ भी इसका एक बड़ा कारण है। मतलब लाइफस्टाइल का चक्कर है। बिल्कुल, कॉलेज के लड़के जिन्हें महंगे ब्रांड्स पहनने हैं, वीकेंड्स पर भारी खर्च करना है, वो इसे एक क्विक मनी या पार्ट टाइम काम की तरह देख रहे हैं। और यहीं पर इंटरनेट और ओनली फैंस जैसे प्लेटफॉर्म्स ने गेम पूरी तरह से बदल दिया है। हाँ, इंटरनेट ने तो पूरी इंडस्ट्री को ही पलट दिया है। पहले किसी को इस काम के लिए सड़कों पर खड़ा होना पड़ता था, जो मतलब ऑब्वियसली बहुत खतरनाक था, लेकिन अब एक डिजिटल दीवार आ गई है। लोग अपने बेडरूम से काम कर सकते हैं, प्राइवेसी बढ़ गई है। लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आती। क्या इस तथाकथित डिजिटल प्राइवेसी ने सच में इन लोगों को सामाजिक कलंक से बचा लिया है, जो हमेशा से इस पेशे के साथ जुड़ा रहा है? ये एक बहुत बड़ा भ्रम है, मतलब बहुत ही बड़ा। अच्छा। हाँ, डिजिटल प्राइवेसी ने केवल काम करने के तरीके को अदृश्य किया है, सुरक्षित नहीं। पश्चिमी देशों में जहां इसे कुछ हद तक कानूनी मान्यता मिली हुई है, वहां भी कोई इसे गर्व से अपने CV पर नहीं लिखता। मतलब वो बस छिपकर काम कर रहे हैं। बिल्कुल, लोग अभी भी एक भयानक दोहरी जिंदगी जी रहे हैं। दिन में एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय या कॉलेज स्टूडेंट और रात में स्क्रीन के पीछे कोई और। यही सबसे बड़ा तनाव है उनके लिए। महिलाओं के मामले में तो समाज तुरंत चरित्रहीन का ठप्पा लगा देता है, ये हम सब जानते हैं। हाँ, वो तो है। लेकिन पुरुषों के लिए, खासकर उन समाजों में जहां समलैंगिकता को लेकर अभी भी बहुत से पूर्वाग्रह हैं, अगर परिवार को भनक लग जाए तो उन्हें सीधा पारिवारिक बहिष्कार का सामना करना पड़ता है। मतलब ये डिजिटल दुनिया उन्हें बचा नहीं रही है? बिल्कुल नहीं, ये उन्हें एक ऐसे गुमनाम पिंजरे में कैद कर रही है जहां से वे मदद भी नहीं मांग सकते हैं। और इस पिंजरे की सबसे भयानक सच्चाई तो वो है जो उनके शरीर के साथ हो रही है, शारीरिक तबाही। हाँ, जब हम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की बात करते हैं तो वहां तो मांग 24 घंटे है, कोई छुट्टी नहीं है। लेकिन इंसान का शरीर कोई सर्वर थोड़ी है जो 24/7 चलता रहे। जीव विज्ञान की अपनी कुछ सीमाएं होती हैं। बिल्कुल होती हैं। अगर मांग इतनी ज्यादा है तो ये लोग शारीरिक रूप से इसे कैसे पूरा कर रहे हैं? सच कहूं तो वो इसे प्राकृतिक रूप से पूरा कर ही नहीं रहे हैं। मतलब वो रसायनों का इस्तेमाल कर। प्राकृतिक रूप से एक पुरुष का शरीर दिन में कई ग्राहकों को अटेंड करने या घंटों तक कृत्रिम प्रदर्शन करने के लिए बना ही नहीं है। और यहीं से इस इंडस्ट्री का सबसे डरावना हिस्सा शुरू होता है, रसायनों और भारी दवाओं का प्रवेश। बिल्कुल। हम यहाँ इरेक्टाइल डिसफंक्शन या ED दवाओं की बात करें, राइट? जैसे PDE5 इनहिबिटर्स, सिल्डेनाफिल जिसे लोग आमतौर पर वियाग्रा कहते हैं, और तडालाफिल। हाँ, और सिर्फ यही नहीं, मैंने पढ़ा है कि वे इसके साथ स्टीरॉइड भी लेते हैं। लेकिन मुझे इसका मैकेनिज्म समझना है। ये दवाएं शरीर के अंदर असल में कर क्या रही हैं जो इतनी खतरनाक बताई जाती हैं? देखिए, बहुत ही सरल तरीके से बताती हूँ। जब शरीर थक जाता है तो दिमाग सिग्नल भेजता है कि अब रुक जाना चाहिए। रक्तचाप कम होने लगता है, एक तरह का नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म। एग्जैक्टली। लेकिन PD5 इनहिबिटर्स जैसे रसायन शरीर के इस प्राकृतिक थकान वाले सिग्नल को ही ब्लॉक कर देते हैं। अच्छा, मतलब दिमाग शरीर को रोक नहीं पाता। हाँ, ये दवाएं रक्त वाहिकाओं को जबरदस्ती चौड़ा कर देती हैं ताकि ब्लड फ्लो बना रहे। अब सोचिए, शरीर थका हुआ है लेकिन धमनियों में खून का दबाव कृत्रिम रूप से बढ़ा दिया गया है। अरे बाप रे। इससे हृदय की धड़कन बेकाबू हो जाती है और हार्ट अटैक का खतरा
खतरा कई गुना बढ़ जाता है। ये तो सच में किसी थके हुए इंजन में रॉकेट फ्यूल डालकर उसे जबरदस्ती चलाने जैसा है। बिल्कुल सही एनालॉजी है ये। अंत में तो इंजन फटेगा ही ना। और वो फटता है, एक बहुत ही गंभीर मेडिकल स्थिति होती है जिसे प्रियाप्टिज्म कहते हैं। प्रियाप्टिज्म, ये क्या होता है? लगातार ओवरडोज के कारण कई बार रक्त प्रवाह 4 घंटे से भी ज्यादा समय तक फंसा रह जाता है। मतलब खून अंदर तो जाता है लेकिन धमनियों के वाल्व उसे वापस नहीं जाने देते। हे भगवान। और अगर कुछ घंटों के भीतर सर्जरी करके वो खून ना निकाला जाए तो ऊतक सड़ने लगते हैं, जिसे नेक्रोसिस कहते हैं। एक मिनट रुकिए। इस रिपोर्ट में एक आंकड़ा था कि 3 से 5 साल के भीतर उनका शरीर प्राकृतिक रूप से पूरी तरह नपुंसक हो जाता है। हाँ, ये बहुत ही आम बात है इस इंडस्ट्री में। सिर्फ 3 से 5 साल? मतलब अगर कोई 22 साल का लड़का पैसों के लिए ये काम शुरू करता है तो 27 की उम्र तक आते आते उसकी प्राकृतिक क्षमता हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। 100% सच है। ये तो मेडिकली बहुत खौफनाक है यार। देखिए, शरीर का अपना एक इकोसिस्टम है। जब आप लगातार उसे रसायनों का आदी बना देते हैं तो वो अपने प्राकृतिक हार्मोन और एंजाइम बनाना ही बंद कर देता है। और महिलाओं की स्थिति तो इससे भी ज्यादा दर्दनाक है। हाँ, क्योंकि महिलाओं की शारीरिक चुनौतियां बिल्कुल अलग होती हैं। बिल्कुल अलग और कहीं ज्यादा गंभीर। वो कैसे? महिला सेक्स वर्कर्स शारीरिक दर्द और योनि के घावों को सहने के लिए भारी पेन किलर्स और त्वचा को सुन्न करने वाली क्रीम का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करती हैं। और अवांछित गर्भावस्था के डर से इमरजेंसी गर्भ निरोधक गोलियों, जिन्हें हम आम भाषा में प्लान बी कहते हैं, उनका लगातार ओवरडोज लिया जाता है। और ये गोलियां तो हार्मोन्स पर बहुत बुरा असर डालती हैं। बिल्कुल, ये गोलियां हार्मोनल सिस्टम को इस तरह तबाह करती हैं कि उन्हें पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज और अंततः बांझपन का शिकार होना पड़ता है। मतलब शरीर पूरी तरह से बर्बाद हो रहा है। और सिर्फ शरीर नहीं, इस पूरे दर्दनाक पेशे के मानसिक आघात से बचने के लिए वे मेथ और कोकेन जैसे कड़े नशे का सहारा लेती हैं, जिसके बाद लिवर और किडनी फेलियर, बस समय की बात रह जाती है। एग्जैक्टली। तो असल में ये कोई ग्लैमरस इंडस्ट्री नहीं है, ये एक फार्मास्यूटिकल टाइम बॉम्ब है जिस पर ये सारे लोग बैठे हैं। एकदम सही शब्द है, टाइम बॉम्ब। लेकिन यहाँ ना मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है। बताइए। ये सारी बातें उन लोगों की हैं जो ये सर्विस दे रहे हैं। हाँ, लेकिन जो लोग ये सर्विस खरीद रहे हैं, मतलब जो बहुत पैसे वाले क्लाइंट्स हैं, क्या वे इन स्वास्थ्य जोखिमों से पूरी तरह सुरक्षित हैं? ये समाज का एक बहुत बड़ा भ्रम है कि पैसा आपको जीव विज्ञान के नियमों से बचा सकता है। मतलब बायोलॉजी बैंक बैलेंस नहीं देखती? बिल्कुल नहीं देखती। अगर हम इस वेलनेस और सेक्स मेडिसिन मार्केट के अर्थशास्त्र को देखें तो सारी तस्वीर साफ हो जाती है। हाँ, ये मार्केट तो बहुत बड़ा है। ये बाजार 30 से 50 अरब डॉलर का है। सिर्फ एलोपैथिक दवाओं यानी वियाग्रा जैसी दवाओं का वैश्विक बाजार 3.4 अरब डॉलर का है। और मैंने देखा कि इसमें 42% हिस्सा अकेले सिल्डेनाफिल का है। हाँ। और एशिया में तो कहानी सिर्फ एलोपैथी तक सीमित नहीं है। बिल्कुल, हर्बल सप्लीमेंट्स। हाँ, हर्बल और आयुर्वेदिक सप्लीमेंट्स जैसे अश्वगंधा, शिलाजीत या अन्य जो कामोत्तेजक दवाएं हैं, उनका बाजार इससे भी बड़ा है, करीब 3.8 अरब डॉलर का। अगर हम इन सबको मिला दें तो ये पूरा सेक्सुअल वेलनेस मार्केट 28.8 से 46.3 अरब डॉलर के बीच खड़ा है। बहुत बड़ा नंबर है ये। और इतना पैसा कोई गरीब या मध्यम वर्ग तो रोज खर्च नहीं कर रहा, ये साफ तौर पर अमीर वर्ग की जेब से आ रहा है। यही बिंदु हमें ना अमीर वर्ग के एक अलग तरह के संघर्ष की ओर ले जाता है। उनका क्या संघर्ष है? जो लोग बहुत ऊंचे पदों पर हैं, जो करोड़ों के बिजनेस चला रहे हैं, उनका जीवन अत्यधिक तनावपूर्ण होता है। उनके शरीर में कॉर्टिसोल, जो स्ट्रेस हार्मोन है, वो हमेशा चरम पर रहता है। स्ट्रेस तो मतलब आज के टाइम में सबको है। लेकिन उनके केस में अत्यधिक तनाव, नींद की कमी और लगातार भागदौड़ के कारण उनका प्राकृतिक लिबिडो लगभग खत्म हो जाता है। वे भी प्रदर्शन के भारी दबाव में हैं। तो वे भी इन्हीं रसायनों का सहारा ले रहे हैं? हाँ, बस फर्क सिर्फ इतना सा है कि वे ये सब किसी महंगे क्लिनिक में टॉप के डॉक्टरों की देखरेख में ब्रांडेड दवाओं और हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी के नाम पर करते हैं। HRT। हाँ, देखिए, बीमारियां अमीर या गरीब नहीं देखती। HIV, सिफिलिस जैसे संक्रमण या लाइफस्टाइल बीमारियां अमीरों को भी होती हैं। बस उनके पास इलाज बेहतर है। बिल्कुल, उनके पास बेहतरीन न्यूट्रिशनिस्ट और मेडिकल केयर है, इसलिए वे अपने शरीर के ढहने की प्रक्रिया को कुछ सालों के लिए टाल जरूर देते हैं, लेकिन उसे रोक नहीं सकते। मतलब वे एक तनावग्रस्त जीवन को आर्टिफिशियल परफॉर्मेंस से ढकने की कोशिश कर रहे हैं। एग्जैक्टली। शरीर तो रसायनों पर निर्भर हो चुका है, ये बात तो समझ में आती है, लेकिन जब सब कुछ कृत्रिम हो जाता है तो दिमाग का क्या होता है? यही तो असली समस्या है। क्योंकि
यहाँ से ये चर्चा उस गहरे मनोविज्ञान की तरफ मुड़ती है जो मतलब सबसे ज्यादा परेशान करने वाला है। क्यों वो अमीर और सफल लोग जिनके पास दुनिया की हर सुख सुविधा है, वे बहुत ही असामान्य और कई बार एकदम विकृत यौन व्यवहार की ओर भागते हैं? मनोविज्ञान में ना इस अवस्था को समझाने के लिए एक बहुत ही सटीक शब्द है, एनहेडोनिया। एनहेडोनिया। हाँ, अगर मैं इसे अपने नजरिए से समझाऊं तो ये बिल्कुल वीडियो गेम खेलते समय गॉड मोड ऑन करने जैसा है। गॉड मोड। हाँ, जब आप कोई गेम खेल रहे हो और आप एक चीट कोड डाल दें जिससे आपकी जान कभी ना जाए, आपके पास असीमित हथियार आ जाए, तो शुरुआत के 10 मिनट बहुत मजा आता है। अच्छा। लेकिन उसके बाद गेम बहुत बोरिंग हो जाता है क्योंकि कोई चुनौती ही नहीं बची। फिर आप कुछ बहुत ही चरम और विनाशकारी करने लगते हैं सिर्फ ये देखने के लिए कि क्या होता है, सिर्फ कुछ महसूस करने के लिए। ये बहुत ही शानदार उपमा दी है आपने। एनहेडोनिया असल में दिमाग का वही गॉड मोड है जहां सब कुछ सुन्न हो जाता है। सुन्न हो जाता है। हाँ, जब आपको दुनिया का बेहतरीन खाना, सबसे महंगी गाड़ियां, आलीशान घर और हर तरह की सुख सुविधा बिना किसी संघर्ष के मिल जाती है, तो आपके दिमाग का जो रिवॉर्ड सिस्टम है वो काम करना बंद कर देता है। मतलब छोटी खुशियां मायने नहीं रखती? बिल्कुल। डोपामाइन जो हमें खुशी का एहसास कराता है, उसका स्राव एक साधारण कॉफी पीने या किसी खूबसूरत दृश्य को देखने से अब नहीं होता। तूने कुछ महसूस करने के लिए डोपामाइन का एक बहुत बड़ा, बहुत ही हिंसक झटका चाहिए होता है। बिल्कुल, और यहीं से हाइपर सेक्सुअलिटी जन्म लेती है। हाइपर सेक्सुअलिटी। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे बाकायदा एक मानसिक विकार के रूप में पहचाना है। जब सामान्य चीजें खुशी नहीं देती तो इंसान चरम सीमाओं की ओर भागता है। सफलता के साथ अक्सर एक बहुत गहरा अकेलापन आता है। एक ऐसा इंसान जो दिन भर सैकड़ों लोगों को कमांड करता है, उसके अंदर एक पावर कॉम्प्लेक्स या नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर विकसित होने लगता है। और यही वो जगह है जहां स्रोत सामग्री में दी गई जानकारी सच में रूह कपा देती है। हाँ, वो BDSM वाला हिस्सा। बिल्कुल। जब ये लोग चरम सीमाओं की ओर भागते हैं तो ये सिर्फ सेक्स के बारे में नहीं रह जाता। ये BDSM, दूसरों को दांतों से काटना, हंटर मारना या चेहरे पर पेशाब करवाना, जिसे मेडिकल टर्म में यूरोफीलिया कहते हैं, वहां तक पहुंचाता है। ये कोई सामान्य फैंटेसी नहीं है, ये तो विशुद्ध रूप से हिंसा है। ये पूरी तरह से साइकोपैथिक लक्षण है। मनोविज्ञान की भाषा में इसे सैडिज्म कहते हैं। सैडिज्म? हाँ, ये इस बारे में है ही नहीं कि उन्हें शारीरिक सुख चाहिए। ये सत्ता, पूर्ण नियंत्रण और किसी दूसरे इंसान को पूरी तरह से बेबस देखने के आनंद के बारे में है। बहुत डरावना है ये। और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सिर्फ पुरुषों तक सीमित नहीं है, महिलाओं में भी। हाँ, महिला सैडिस्ट, जिन्हें इस डार्क दुनिया में डोमिनाट्रिक्स कहा जाता है, वे भी पुरुषों को प्रताड़ित करने के लिए भारी रकम लेती हैं। मुझे तो ये और भी अजीब लगता है कि जो व्यक्ति किसी मल्टीनेशनल कंपनी का CEO है, जो असल जिंदगी में इतना ताकतवर है, वो बंद कमरों में खुद को प्रताड़ित करवाने के लिए, खुद को हंटर से पिटवाने के लिए पैसे देता है। इसे मैसोचिज्म कहते हैं ना? हाँ, मैसोचिज्म। दिन भर दूसरों पर हुक्म चलाने वाला इंसान रात को दर्द क्यों मांग रहा है? क्योंकि वो अपने उस नियंत्रण से, उस हमेशा ताकतवर बने रहने के दबाव से बुरी तरह थक चुका है। अच्छा। वो चाहता है कि कोई और उसके जीवन का नियंत्रण अपने हाथ में ले, भले ही वो दर्द के रूप में हो। ये तो बहुत गहरा मनोविज्ञान है। दर्द एक बहुत ही तीव्र अनुभूति है और एनहेडोनिया से ग्रस्त सुन्न दिमाग को ये दर्द ये एहसास दिलाता है कि वो अभी भी जिंदा है। ये उनके मानसिक खालीपन का सबसे डरावना रूप है। और इस पूरी कहानी का जो अंत होता है वो और भी बड़ा रहस्य है। मौतों का रहस्य। हाँ, हमने अक्सर सुना है कि किसी बहुत बड़े अरबपति या रईस की हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक या ऑर्गन फेलियर से मौत हो गई। बिल्कुल। हाँ? हम अखबारों में पढ़ते हैं और सोचते हैं कि यार तनाव के कारण दिल का दौरा पड़ गया होगा, लेकिन आज के इस डेटा के बाद मुझे लगता है कि मृत्यु प्रमाण पत्र पर लिखी गई वजह पूरी सच्चाई नहीं बताती। वे सच्चाई कभी सामने आने ही नहीं देती। मतलब सब कुछ छुपा लिया जाता है। हाँ, समाज के उच्च वर्ग में होने वाली बहुत सी मौतें असल में अत्यधिक सेक्सुअल स्टैमिना की दवाओं के ओवरडोज, कोकेन जैसे नशीले पदार्थों या लंबे समय तक ली गई हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी के साइड इफेक्ट्स का सीधा परिणाम होती हैं। लेकिन बाहर कुछ और बताया जाता है। मेडिकल प्राइवेसी के कड़े कानून और एक सम्मानजनक विदाई की जो सामाजिक जरूरत होती है, वो इन असली वजहों को हमेशा के लिए फाइलों में दफन कर देती है। दुनिया को यही बताया जाता है कि हार्ट फेल हो गया, लेकिन असल में वो शरीर अंदर से सालों पहले ही रसायनों और मानसिक शून्यता के कारण खोखला हो चुका था। अगर हम एक कदम पीछे हटें और
इस पूरी चर्चा को समाजशास्त्र और दर्शनशास्त्र के नजरिए से देखें तो एक बहुत ही गहरा और कड़वा सच हमारे सामने उभर कर आता है। वो क्या? समाज के दो ध्रुव हैं, सबसे गरीब और सबसे अमीर। गरीब का दुख बहुत प्रत्यक्ष है, वो सड़क पर साफ दिखाई देता है। हाँ, वो तो है। वो कुपोषण से लड़ता है, खुले अपराधों का शिकार होता है और साफ दिखाई देने वाली शारीरिक बीमारियों से अस्पताल के बाहर दम तोड़ देता है। उसकी लाचारी दुनिया के सामने है। लेकिन अमीर का दुख अप्रत्यक्ष, रहस्यमयी और बंद दरवाजों के पीछे का है। बिल्कुल। वो गरीब की तरह अचानक शारीरिक रूप से नहीं मरता, वो पहले मानसिक रूप से मरता है। अकेलापन, अवसाद और वो एनहेडोनिया की जो सुन्नता है ना, वो उसे अंदर से खत्म कर देती है। फिर वो अपनी इस मानसिक शून्यता को भरने के लिए, कुछ महसूस करने के लिए विकृत आदतों और महंगे नशे का सहारा लेता है और अपना शरीर बर्बाद करता है। हाँ, वो धीरे धीरे अपना शरीर बर्बाद करता है और अंत में एक बहुत ही सम्मानजनक बीमारी के नाम के पीछे मारा जाता है। प्रकृति का ये कैसा क्रूर संतुलन है। सच में। एक तरफ गरीब है जो अभाव के कारण, बुनियादी चीजें न मिल पाने के कारण बीमार है, और दूसरी तरफ अमीर है जो अति के कारण, सब कुछ असीमित मात्रा में उपलब्ध होने के कारण मानसिक रूप से विक्षिप्त हो चुका है। दोनों ही छोरों पर इंसान सिर्फ एक गहरे दुख से गुजर रहा है। ये हमें रुककर ये सोचने पर मजबूर करता है कि हम जिसे सफलता और असली स्वास्थ्य मानते हैं वो वास्तव में है क्या। सही बात है। हम सभी बेहतर जीवन, बड़े घर और ज्यादा पैसों के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन इस अंधी दौड़ में हम ये भूल जाते हैं कि मानसिक शांति और एक सामान्य स्वस्थ दिमाग के बिना ये सारी सफलता बस एक ऐसा ढांचा है जो अंदर से दीमक लगा हुआ है। हम एक ऐसी सदी में जी रहे हैं जहां हर समस्या के लिए, हर कमी के लिए एक केमिकल फॉर्मूला मौजूद है। हाँ बिल्कुल। आप उदास हैं, एंटी डिप्रेसेंट खा लीजिए। आपको प्रदर्शन का दबाव महसूस हो रहा है, वियाग्रा खा लीजिए। नींद नहीं आ रही, स्लीपिंग पिल्स है। हम रसायनों से अपने शरीर की थकान को धोखा दे सकते हैं, ब्लड प्रेशर को बदल सकते हैं, लेकिन हम अपने दिमाग के उस खालीपन को धोखा नहीं दे सकते। और यही इस 46 अरब डॉलर के उद्योग की सबसे बड़ी विडंबना है। वो क्या? ये पूरा बाजार उस खालीपन को भरने का झूठा वादा बेच रहा है जो वास्तव में रसायनों से कभी भरा ही नहीं जा सकता। बिल्कुल। डिजिटल प्राइवेसी ने हमें एक गुमनाम दुनिया तो दे दी जहां हम अपनी डार्क फैंटेसी पूरी कर सकते हैं, लेकिन इसने हमें एक दूसरे से और भी ज्यादा काट दिया है। सही कहा। आज के इस गहरे अध्ययन ने सच में कई ऐसे दरवाजे खोले हैं जिन्हें हम आमतौर पर बंद ही रखना पसंद करते हैं। कोई इन पर बात नहीं करना चाहता। हमने देखा कि कैसे 3 से 5 साल के भीतर दवाएं शरीर को बर्बाद कर देती हैं, और कैसे सफलता की सबसे ऊंची चोटी पर बैठा इंसान भी दर्द और हिंसा में राहत तलाश रहा है। इस पूरी जानकारी को सामने रखने का मकसद किसी की जीवन शैली को जज करना बिल्कुल नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये समझना है कि जब हम जीव विज्ञान और मानवीय मनोविज्ञान के बुनियादी प्राकृतिक नियमों के खिलाफ जाते हैं तो भारी कीमत चुकानी पड़ती है। हाँ, उसकी कीमत हमें अपने ही शरीर और दिमाग की तबाही के रूप में चुकानी पड़ती है। तो आज की चर्चा को खत्म करते हुए सोचने वाली बात यह है कि आज की दुनिया में जहां अरबों डॉलर का उद्योग हमें शारीरिक रूप से एक परफेक्ट मशीन बनाने का दावा करता है, जहां इंटीमेसी से लेकर फैंटेसी तक हर चीज स्क्रीन पर खरीदी और बेची जा सकती है, क्या यह संभव है कि हम इंसानियत के अपने सबसे बुनियादी अनुभव, गहरे, सच्चे और बिना किसी रसायन के जो भावनात्मक जुड़ाव होता है, उसे हमेशा के लिए खोते जा रहे हैं? इस पर जरूर विचार करें। If you like our channel, please subscribe, like and share Sanjay Sethi Word Money.